1980 के दशक में The proud farmer of the 1980s faced a changing world. Decades of rising costs and एक गैर खेतिहार मजदूर की कमाई 34% हुआ करती थी, जो 8 घटकर सिर्फ 20% रह गई है। और जब अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए मांगे कर रहे होते हैं तो उनको मिलती है लाठी, गैस और गोली। पर सबसे ज्यादा बवाल देखने को मिला। पुलिस को यहाँ किसानों को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। आईपीओ के पास सुबह को सेवा जोहार साथियों, आज हम उस इंसान की बात करेंगे जिसके बिना हमारी थाली में रोटी का एक निवाला भी नहीं हो। वो इंसान जिसे हम बड़े सम्मान से अन्नदाता कहते हैं। लेकिन क्या आज अन्नदाता सच में दाता है, या वो एक ऐसी व्यवस्था का शिकार बन चुका है जहां उसकी मेहनत की कोई कीमत नहीं है और उसकी आवाज की कोई सुनवाई नहीं है। ये कोई नई कहानी नहीं है भारतीय किसानों पर सालों से हो रहे शोषण का। किसानों का शोषण तो औपनिवेशिक काल से चला आ रहा है। 1875 में महाराष्ट्र के किसानों ने साहूकार के खिलाफ विद्रोह किया था, जिसे डेक्कन दंगे कहते हैं। वो क्यों हुआ था, आइए जानते हैं। साहूकार झूठे खाते बनाकर भारी ब्याज लगाकर उनकी जमीनें हड़प रहे थे। तब किसानों ने उनके बही खाते जला दिए थे। अब यह कुछ लोगों को बही खाता समझ नहीं आ रहा होगा, तो आइए इसको मैं समझाता हूँ। बही खाता पुराने जमाने में एक लेन देन करने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए रजिस्टर में लिखा जाता था। उसी को बही खाता बोला जाता है आज के जमाने में। जब आज के जमाने में पासबुक। उस विद्रोह के बाद अंग्रेजों को भी झुकना पड़ा और 1879 में डेक्कन एग्रीकल्चरिस्ट रिलीफ एक्ट बनाना पड़ा ताकि किसानों को बचाया जा सके। आज इंडिपेंडेंस के 79 ईयर के बाद भी किसान उसी कर्ज और शोषण के जाल में फंसा है। बस शोषक बदल गए हैं। ये बात सच है क्योंकि भारत सरकार और प्रधानमंत्री मोदी जी दावा करते हैं कि उनकी नीतियां किसानों के हित में है। अच्छे दिन का वादा किया जाता है। 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने का इतिहास ऐलान किया जाता था। लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? क्या वादे पूरे हुए, या किसानों को सिर्फ लाठियां, आंसू गैस और गोलियां मिली? आज इस वीडियो में हम मोदी सरकार के खोखले दावों को समझने की कोशिश करेंगे और उस क्रूर सच्चाई को उजागर करेंगे जो मेन स्ट्रीम मीडिया आपको कभी नहीं दिखाएगी। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि हम कितने बड़े वर्ग की बात कर रहे हैं। भारत की कुल आबादी का लगभग 46 हिस्सा आज भी अपनी आजीविका के लिए खेती पर निर्भर है। सोचिए, देश के लगभग आधे लोग, लेकिन देश की जीडीपी में इस सेक्टर का योगदान घटकर सिर्फ 16 से 18% रह गया है। मतलब देश की आधी आबादी मिलकर देश की कमाई का सिर्फ छठा हिस्सा पैदा कर रही है। यहीं से समस्या की जड़ शुरू होती है। आजादी के बाद से किसान इस देश की रीढ़ का हड्डी रहा है, लेकिन धीरे धीरे उसकी हालत बद से बदतर होती गई है। एक गैर खेतिहार मजदूर की कमाई 34% हुआ करती थी, जो आज घटकर 20% रह गई है। किसान सिर्फ गरीब नहीं है, वो बाकी देश के मुकाबले और तेजी से गरीब होता जा रहा है। और इसकी विडंबना तो देखिए आप, भारत दुनिया के सबसे बड़े कृषि निर्यातकों में से एक है। 2021-2022 में हमने $50 बिलियन से ज्यादा के कृषि उत्पाद निर्यात किए थे। हम दुनिया का पेट भर रहे हैं, लेकिन हमारे अपने किसान का पेट खाली है। और इस बदहाली का सबसे भयानक नतीजा है किसान आत्महत्या। ये आंकड़े एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का है। ये कोई विपक्ष का डेटा नहीं है, सरकार का अपना डेटा है। 2014 से 2022 के बीच मोदी सरकार के 9 सालों में 1 लाख से ज्यादा किसानों और खेतिहार मजदूरों ने आत्महत्या की है। 2014 में अगर डेटा देखें 12,360 लोग, 2015 में 12,600, 2016 में 11,300, 2017 में 10,655, 2018 में 10,349, 2019 में 10,281, 2020 में 10,677, 2021 में 10,881 और 2022 में 11,290। ये सिर्फ केवल नंबर नहीं है, ये उजड़े हुए परिवार हैं, ये टूटे हुए सपने हैं। हर घंटे एक किसान इस देश में अपनी जान दे रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण है कर्ज। किसान की इस हालत का कारण क्या है, इसे समझने के लिए इस अजीब विडंबना को देखिए। किसान जब बाजार में अपनी फसल बेचने जाता है तो वो अपनी मेहनत का दाम खुद नहीं तय करता, लेकिन जब वही किसान, समझिए, वही किसान बाजार से बीज, खाद या ट्रैक्टर खरीदने जाता है तो दुकानदार उसे अपनी मर्जी का दाम बताता है। ये कैसी व्यवस्था है जहां उत्पादक अपने उत्पाद का मूल्य तय नहीं कर सकते, उनको हक नहीं मिलता अपने उत्पाद का। ये लूट यही नहीं रुकती। हाइब्रिड बीजों के नाम पर कंपनियां किसानों को लूट रही हैं। 1 किलो हाइब्रिड टमाटर बीज की कीमत 8,000 से 12,000 तक का मिलता है, जबकि पारंपरिक बीज 2,000 से 3,000 का होता है। कि कीमतें लगातार बढ़ रही है और जब किसान को खाद की सबसे ज्यादा जरूरत होती है तब बाजार में खाद गायब हो जाती है। एक काला बाजार खड़ा हो जाता है जहां 266 रुपए वाली यूरिया की बोरी 400 रुपए में बिकने लगती है। ये काला बाजारी होती कैसे है, आइए इसको समझते हैं। सरकार यूरिया पर भारी सब्सिडी देती है। इस सस्ती यूरिया को बड़े व्यापारी और दलाल अवैध रूप से इंडस्ट्रीज में बेच देते हैं या नेपाल जैसे पड़ोसी देशों में तस्करी कर देते हैं। नतीजा, छोटा किसान खाद के लिए दिन दिन भर लाइनों पर खड़ा रहता है। जब वो अपना हक मांगता है तो उसे मिलती है पुलिस की लाठी। इसी साल 2025 में मध्य प्रदेश में हुआ
वो दिल दहला देने वाला रीवा की कहरिया मंडी में किसान 48 घंटों से खाद के लिए लाइन में खड़े। जब किसानों ने रात में टोकन बांटने की मांग की तो पुलिस ने उन पर लाठियां बरसानी शुरू कर दी। एक किसान ने बताया कि पुलिस ने किसानों को कमरे में बंद करके पीट रहे हैं। भिंड में भी 8 सितंबर को खाद की लाइन में लगे किसान पर लाठीचार्ज हुआ था। सतना, दमोह, मुरैना हर जगह किसानों के प्रदर्शन और पुलिस की तरफ तक की खबरें आई है। ये घटनाएं तब हो रही है जब केंद्र सरकार के आंकड़े खुद बताते हैं कि मध्य प्रदेश में खाद का सरप्लस स्टॉक है। तो फिर ये कमी क्यों? क्या ये एक जानबूझकर बनाई गई कमी है ताकि काला बाजार करने वालों को फायदा हो सके? आगे बढ़ने से पहले ये वीडियो देखिए। हमने एक बहुत बड़ा सपना देखा है और ये सपना हिंदुस्तान के हर किसान के भाग्य को बदलने का सपना है। हमारा सपना है 2022 जब भारत की आजादी के 75 साल होंगे, आजादी के 75 साल जब हो, हमारे देश के किसान की आय डबल होनी चाहिए, 2 गुना होनी चाहिए और उसके लिए हम काम कर रहे हैं। 5 साल का हमारे पास समय है। 5 साल में हम वो बदलाव चाहते हैं, वो प्रगति करना चाहते हैं कि जिसके कारण हमारे देश में जो हमने किसानों की आय 2 गुना करने का सपना देखा है, उस सपने को हम पूरा कर सकें। अब आते हैं सरकार के सबसे बड़े जुमले पर। 28 फरवरी 2016 उत्तर प्रदेश के बरेली में एक किसान रैली में प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऐलान किया था कि 2022 तक देश के आजादी के 75 साल मनाएगा, तब तक वो किसानों की आय दुगनी कर देंगे। ये वादा इसलिए किया गया क्योंकि सरकार किसानों को इनकम सिक्योरिटी यानी आय सुरक्षा का एहसास दिलाना चाहती थी, या फिर वोट बैंकिंग ही बोल सकते हैं। इस लक्ष्य को हकीकत में बदलने के लिए किसानों को असली आय में हर साल 10.41% की बढ़ोतरी होनी जरूरी थी। लेकिन सरकारी आंकड़े ही इसी वादे को पोल खोल देते हैं। 2013 से 2019 के बीच में किसान की असली आय से 2.5 की दर से बढ़ी है। हाल में आई एक रिपोर्ट ने साफ कर दिया है कि भारत इस लक्ष्य को 25% के बड़े अंतर से चूक गया है। और जब किसान एमएसपी की बात करता है तो सरकार उसे एक और धोखा देती है। एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वो न्यूनतम कीमत जो सरकार फसल के लिए तय करती है। सरकार दावा करती है कि वो लागत का 1.5 गुना एमएसपी दे रही है, लेकिन ये एक चालाकी है। इसको आप जरा समझिए। लागत जोड़ने के 2 फॉर्मूले हैं। एक किसान की लागत कैसे तय होती है? नकद खर्च जैसे बीज, खाद, पानी और उसके परिवार की मेहनत का मूल्य जोड़ा जाता है। लेकिन दूसरा है C2, जिसमें A2 FL के अलावा खुद जमीन का किराया और लगाई गई जमीन पर ब्याज भी शामिल होता है। जाहिर है C2 की लागत ज्यादा होती है। किसान जो है स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशों के अनुसार C2 पर 50% मुनाफे की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार चालाकी से कम लागत वाले A2 प्लस FL फार्मूले पर 50% जोड़कर एमएसपी तय कर देती है और ढिंढोरा पीटती है कि उसने अपना वादा पूरा कर दिया। और सबसे बड़ी बात, ये एमएसपी ज्यादातर किसानों के लिए सिर्फ एक कागजी आंकड़ा, मतलब कागजी आंकड़ा। सरकार सिर्फ गेहूं और धान जैसी कुछ फसलें ही खरीदती है, वो भी पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश जैसे कुछ राज्यों में ही खरीदती है। बाकी फसलों का क्या? 2021 से 2022 में सोयाबीन की सरकारी खरीद 0% थी। किसान अपनी फसल को एमएसपी से कम दाम पर बेचने को मजबूर हो जाते हैं, जिसे डिस्ट्रेस सेल कहते हैं। और ये जो वादा खलीफी हो रही है सिर्फ केंद्र में नहीं, राज्यों में भी होती है। मध्य प्रदेश के 2023 चुनाव में बीजेपी के अपने घोषणा पत्र में गेहूं 2700 और धान 3100 रुपए प्रति क्विंटल खरीदने का वादा किया था। लेकिन सरकार बनने के बाद हुआ क्या? आप देखिए हुआ क्या। किसानों को एमएसपी के ऊपर सिर्फ 125 रुपए का बोनस दिया गया, जिसे गेहूं की कीमत 2400 तक ही पहुंची। ये सीधा सीधा धोखा। और अब किसान इसी वादा खलीफे के खिलाफ हर वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं। वो खेती करें या सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करें, इसी धोखे की अगली कड़ी थे 2020 के 3 कृषि कानून। सरकार ने इन्हें ऐतिहासिक सुधार बताया था, लेकिन किसान समझ गए थे कि ये उनकी मौत का प्रमाण है। जो इसमें 2020 में जो पहला कानून आया था, इसने एपीएमसी मंडियों के बाहर एक प्राइवेट मार्केट बना दिया था। किसानों को डर था कि इससे सरकारी मंडियां खत्म हो जाएंगी और उन्हें कॉर्पोरेट के रहमो करम पर जीना पड़ेगा। जो दूसरा नियम जो आई थी, दूसरा कानून है, ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग था, जिसमें बड़ी कंपनियां किसानों से सीधे खरीद कर सकती थी, लेकिन विवाद होने पर किसान कोर्ट नहीं सिर्फ एसडीएम के पास जा सकता था। और तीसरा जो कानून था, इसने अनाज, दाल और आलू प्याज जैसी जरूरी चीजों को एसेंशियल कमोडिटी एक्ट से हटा दिया था। मतलब कि बड़े कॉर्पोरेट कितना भी स्टॉक जमा कर सकते थे। तो जब वादे झूठे निकलते हैं और सिस्टम धोखा देता है तो किसान क्या करता है? वो आवाज उठाता है और तब सरकार अपनी असली दरिंदगी दिखाती है। अपनी असली दरिंदगी, लोगों को मारा पीटा जाता है। मैं इसी का उदाहरण देता हूं आपको, मध्य प्रदेश में लेकर चलता हूं। साल 2017 राज्य में शिवराज सिंह चौहान की बीजेपी सरकार थी। मंदसौर, रतलाम और उज्जैन के किसान सड़कों पर थे। उनकी मांगे बहुत सीधी थी कि कर्ज माफी और अपनी उपज जैसे प्याज, दाल और उनका सही दाम। 1 जून से आंदोलन शांतिपूर्ण चल रहा था, लेकिन 6 जून 2017 को जो हुआ वो भारतीय लोकतंत्र पर एक काला धब्बा है। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे निहत्थे किसानों पर सीधी तरीके से गोलियां चला दी थी। 6 किसान मारे गए थे। कन्हैयालाल पाटीदार, सत्यनारायण धनगर और अभिषेक पाटीदार, बबलू पाटीदार और घनश्याम धाकड़, और जो छठे थे चिंतामन पाटीदार। सोचिए, जो किसान सिर्फ अपने हक का पैसा मांग रहे थे, उन्हें गोलियों से भून दिया गया। सोच सकते कितनी बड़ी विडंबना। सरकार की बेशर्मी देखिए। राज्य के गृह मंत्री ने
पहले तो बेशर्मी से कहा कि पुलिस ने गोली ही नहीं चलाई, बल्कि भीड़ में मौजूद असामाजिक तत्वों ने हिंसा की। सच को दबाने के लिए मंदसौर, रतलाम और उज्जैन के इंटरनेट तक बंद कर दिया गया और उसमें कर्फ्यू लगा दिया गया। जब देश भर में गुस्सा भड़का तब शिवराज सिंह चौहान ने मुआवजे का ऐलान किया। पहले 10 लाख किया गया था, फिर दबाव में उसे बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का वादा किया। ये इंसाफ नहीं, डैमेज कंट्रोल था। ये इंसाफ नहीं, अपने गुनाहों पर पर्दा डालने की कोशिश थी। और असली इंसाफ का क्या हुआ? 1 साल बाद जांच आयोग ने पुलिस और सीआरपीएफ को क्लीन चिट दे दी। रिपोर्ट में कहा गया कि पुलिस को गोली चलाने के लिए मजबूर किया गया था, क्योंकि भीड़ पुलिस वालों को जान से मारने वाली थी। 6 किसानों की मौत का कोई जिम्मेदार नहीं, कोई सजा नहीं था। मोदी सरकार जी की पार्टी सरकार का इंसाफ देखिए क्या है। अगर मंदसौर की घटना ने देश को झकझोरा, तो वहीं 6 मार्च 2018 में महाराष्ट्र के किसान आंदोलन ने पूरे देश को रुला दिया था। 35,000 से 50,000 किसान, ज्यादातर आदिवासी, नासिक से मुंबई तक 200 किलोमीटर दूर पैदल चले। सोशल मीडिया पर उनके खून से सने छाले पड़े पैरों की तस्वीर वायरल हो गई। इन किसानों ने मुंबई में बच्चों के बोर्ड एग्जाम में दिक्कत ना हो, इसलिए पूरी रात जागकर मार्च किया। जिनके पैर में छाले थे वो अपने आपके बच्चों के भविष्य के बारे में चिंता कर रहे थे। इस निस्वार्थ भावना ने मुंबई और पूरे देश का दिल जीत लिया और लोग सड़कों पर उतर आए। उनके लिए खाना, पानी और चप्पलें लेकर आए। इस आंदोलन ने सरकार को झुका दिया, लेकिन ये दिखाता है कि किसानों को अपनी आवाज सुनाने के लिए कितना दर्द सहना पड़ता है, कितनी पीड़ा सहनी पड़ती है, इस बात को समझ। और फिर आता है 2020 का जो ऐतिहासिक किसान आंदोलन। सितंबर 2020 में मोदी सरकार संसद में 3 कृषि कानून पास करती है, जिसके बारे में हम पहले जिक्र कर चुके हैं। बिना किसी चर्चा के, बिना किसान से पूछे, किसानों को साफ दिख रहा था कि ये कानून मंडी व्यवस्था को खत्म कर देंगे, एमएसपी को छीन लेंगे और उन्हें अंबानी, अडानी जैसे बड़े कॉर्पोरेट का गुलाम बना देंगे। किसानों ने दिल्ली चलो का नारा दिया। पंजाब, हरियाणा, यूपी के लाखों किसान दिल्ली की तरफ बढ़े और दिल्ली की सीमाओं पर उनका स्वागत कैसे किया गया? आपको लगता है आरती करके किया गया, लेकिन नहीं। पानी की बौछारों से, आंसू गैस के गोलों से सड़कों को खोद दिया गया, बड़े बड़े पत्थर रख दिए गए और कटीले तार, वहां पर लोहे की तार बिछा दी। लेकिन किसान डरे नहीं। उन्होंने दिल्ली की सिंधु, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर डेरा डाल दिया। 1 साल से ज्यादा कड़ाके की ठंड, चिलचिलाती गर्मी और मूसलाधार बारिश में वो डटे रहे। इस आंदोलन के दौरान 750 से ज्यादा किसानों की मौत हुई थी, लेकिन सरकार का दिल नहीं पसीजा। उल्टा सरकार और गोदी मीडिया ने इन किसानों को बदनाम करने की पूरी कोशिश की गई। उन्हें खालिस्तानी, आतंकवादी और परजीवी, देशद्रोही, क्या क्या नहीं। आखिरकार 1 साल के संघर्ष के बाद किसानों की एकता के सामने सरकार को झुकना पड़ा। 19 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद टीवी पर आकर तीनों कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया। ये किसानों की ऐतिहासिक जीत थी। इस 1 साल से ज्यादा चले आंदोलन में 750 से ज्यादा किसानों की मौत हुई थी और इसी आंदोलन के बीच हुआ लक्ष्मीपुर खीरी का नरसंहार। 3 अक्टूबर 2000 को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा पर आरोप लगा कि उसने अपनी थार जीप से शांतिपूर्वक, समझिए शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे किसानों को कुचल दिया। इस घटना में 4 किसानों और 1 पत्रकार की मौत हो गई। ये सरकार की क्रूरता का प्रतीक बन गया। क्या ये पूरी तरीके से सरकार की क्रूरता नहीं है? ये क्रूरता रुकी नहीं, क्योंकि 2024 में किसान फिर से सड़कों पर थे, क्योंकि सरकार ने एमएसपी पर कानूनी गारंटी का वादा पूरा नहीं किया था। इस बार हरियाणा पुलिस ने ड्रोन से आंसू गैस के गोले बरसाए और पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया। तेलंगाना में 2025 में एक बुजुर्ग किसान को सिर्फ इसलिए पीटा गया क्योंकि वो यूरिया की कमी की शिकायत कर रहा था। और अगर मध्य प्रदेश के गुना में तो हद हो गई, जब एक बीजेपी नेता पर जमीन विवाद में एक किसान को पीट पीट कर मारने, फिर उस पर थार जीप चढ़ाने का आरोप लगा। सरकार की ये दरिंदगी और क्रूरता तब और भी ज्यादा चुभती है जब हम इसका दूसरा पहलू देखते हैं। जब एक किसान कुछ हजार या लाख रुपए का कर्ज नहीं चुका पाता तो बैंक उसके घर नोटिस डायरेक्ट भेज देता है, किसान की जमीन को नीलाम कर देता है। बैंक वसूली के लिए डीआरटी यानी डेब्ट रिकवरी ट्राइब्यूनल में केस करता है और किसान की पुश्तैनी जमीन तक बिक जाती है, उसकी इज्जत, उसका सब कुछ छीन लिया जाता है। लेकिन जब बड़े बड़े उद्योगपति, मोदी जी के दोस्त लाखों करोड़ों का लोन लेकर नहीं चुका पाते थे, उसे एनपीए यानी नॉन रिफॉर्मिंग एसेट कहा जाता है। एनपीए का मतलब ऐसा लोन है जिसे बैंक को सिर्फ कोई कमाई नहीं हो रही हो, क्योंकि 90 दिनों से उसकी किस्त नहीं चुकाई गई है। और फिर एक टेक्निकल राइट ऑफ नाम का खेल होता है। इसका मतलब समझिए, टेक्निकल राइट ऑफ का बैंक उस डूबे हुए कर्ज को अपनी बैलेंस शीट से हटा देता है ताकि उसके खाते साफ सुथरे दिखे। इस नुकसान पर उसे सरकार से टैक्स में छूट भी मिलती है। कहने को तो वसूली की कोशिश जारी रहती है, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि वसूली 28% से भी कम होती है। अप्रैल 2014 से मार्च 2023 के बीच बैंकों ने 14.56 लाख करोड़ रुपए के लोन को राइट ऑफ किए। 14.56 लाख करोड़, ये रकम 10 राज्यों द्वारा दी गई कुल किसान कर्ज माफी से भी कई गुना ज्यादा। ये है 2 भारत की कहानी, किसानों के लिए कुर्की और कॉर्पोरेट के लिए माफी। किसान का कर्ज बोझ है और कॉर्पोरेट का एनपीए व्यापारिक घाटा। और इस घाटे की भरपाई कौन करता है? आप, हम जैसे लोग जो अपने टैक्स से भरते हैं। क्या किसानों की आय दुगनी हो सकती है?
हाँ, हो सकती है। अगर हम नीदरलैंड जैसे देश को देखें, वहां की सरकार यूरोपियन यूनियन की कॉमन एग्रीकल्चर पॉलिसी के तहत किसानों को एक सीधी इनकम सपोर्ट देती है। वहां किसानों को सिर्फ खेती भर पर निर्भर नहीं रखा जाता, बल्कि एग्रो टूरिज्म, नेचर मैनेजमेंट और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे कामों के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे उनकी अतिरिक्त कमाई होती है। और वहां की सरकार किसानों को एक उद्यमी के तौर पर देखती है, बोझ के तौर पर नहीं। और इस पूरी कहानी का सबसे दुखद, सबसे शर्मनाक पहलू जानते हैं क्या है? हम और आप जैसे लोग। यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर साल 7.8 करोड़ टन खाना बर्बाद होता है। हर भारतीय औसतन 55 किलो खाना हर साल फेंक देता है। यह उस देश में हो रहा है जहां दुनिया की सबसे बड़ी भूखी आबादी रहती है और जहां 14% आबादी कुपोषित है। अगली बार जब आप अपनी थाली पर खाना छोड़ें तो एक पल के लिए उस किसान के बारे में सोचिए, तो उसके खून और पसीने के बारे में सोचिए, जिसके बच्चे शायद आज भी भूखे सोए हैं। आपकी थाली में फेंका गया हर एक दाना उस किसान की उम्मीदों का कत्ल है, जिसने उसे उगाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगाई। ये सिर्फ खाना नहीं है, ये सिर्फ किसी की मेहनत है, किसी का सपना है, जिसे हम कूड़ेदान में फेंक देते हैं। तो सवाल आज भी वही है, ये सरकार किसके साथ खड़ी है? उस अन्नदाता के साथ जो देश का पेट भरता है, या उन चंद उद्योगपतियों के साथ जो देश को लूट रहे हैं? आंकड़े, घटनाएं और सरकारी नीतियां साफ साफ एक ही कहानी बयां कर रही है। ये सरकार किसान विरोधी है। आय दुगनी करने का वादा एक धोखा था, एमएसपी एक छलावा है, और जब किसान अपना हक मांगता है तो उसे लाठी और गोलियां मिलती। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें कीजिएगा, ताकि ये सच्चाई हर भारतीय तक पहुंचे, ताकि अगली बार जब कोई नेता किसानों के हमदर्द होने का नाटक करे तो आप उसे सीधा सवाल पूछ सकें। आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे ऑप्टिमिस्टिक भारतीय चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेन है सब्सक्राइब करिए और मुझे सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं ऐसे ही मुद्दों पर वीडियो बना सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सेवा जोहार, जय आदिवासी साथियों।